हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय की बात करते हैं यहाँ पर। अगर आपको ध्यान हो तो 4-5 साल पहले एक बात को लेकर बड़ा ही हंगामा हुआ था मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में। चाहे फिर वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हो, एमबीबीएस जिनका कंप्लीट हो चुका वो स्टूडेंट हो, या बीएएमएस के स्टूडेंट हो, या बीएचएमएस के हो, या बीयूएमएस को, कुल मिलाकर मेडिकल फील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, मेडिकल फील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था एक्सिट एग्जाम का। अगर आपको ध्यान हो तो करेक्ट, एक्सिट एग्जाम का कंसेप्ट उस समय पर उभर कर आया था। बहुत हल्ला हुआ था, बहुत हलचल हुई थी। फिर उसके लिए कुछ नियम बने। पहले वो नियम एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बने, है ना, कि किस सत्र से एक्सिट एग्जाम होगा। और उसके बाद फाइनली जितने भी आयुष ग्रेजुएट्स हैं, है ना, चाहे उसमें आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, होम्योपैथी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी के लिए बात की गई। तो एक्सिट एग्जाम को आज के समय पे बड़ा ही एक ट्रेंड सा नाम दिया गया, नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, हम इसे नेशनल एक्सिट एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। एक्सिट एग्जाम पहले कहा जाता था, अभी नेक्स्ट एग्जाम के नाम से बड़ी चर्चा में है। इस विषय पर क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ या आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक्सिट एग्जाम का समय आ चुका है, खासकर आयुष ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, समय आ चुका है क्योंकि ये लागू हो जाएगा अब। क्योंकि जितने भी 2021 2022 बैच, अगर हम कहें तो 21 है ना, एंडिंग में जो ज्वाइनिंग बैच है, उन सभी के लिए ये मस्ट है। और पहला एक्सिट एग्जाम होने वाला है 2027 में, नेक्स्ट ईयर। करेक्ट, तो नेक्स्ट ईयर अगर एग्जाम होने वाला है तो उसकी तैयारी तो पहले ही करनी होगी। ठीक है, और इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस जस्ट आप समझ लीजिए। आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा इसके बगैर। आप ग्रेजुएशन कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है, आपका मेडिकल प्रोफेशन का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे आप, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे अगर आपका एक्सिट एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम कंप्लीट नहीं है तो। और अगर आप काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो भविष्य में ना आप पीजी कोर्स कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, पीजी के लिए भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम आप दे नहीं पाएंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। यूपीएससी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है मेडिकल ऑफिसर का, उसके लिए आप नहीं एग्जाम दे पाएंगे। तो कोई भी एग्जाम भविष्य में अगर आप देते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लगता है काउंसिल का। तो ये इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए आप। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही हम बाकी चीजों के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे, ताकि भविष्य हम कुछ ना कुछ बेटर कर सके भविष्य में। आइए तो इससे रिलेटेड कुछ खास बातें हैं, कुछ जानकारियां हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो खास बात है कि इससे कुछ खास नियम कि भाई किन के लिए ये सबसे पहले मस्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो उस समय पर तो कहा जा रहा था कि सडन ये लागू हो जाएगा, बट कई जगह पर बहुत सारे क्लॉज निकल कर आए, है ना, सामने समस्याएं आई, लोग निकल कर आए, स्टूडेंट्स का विद्रोह सामने आया। तो डिसाइड किया गया कि ये उस समय पर जो 21-22 बैच है ना, उस समय के हिसाब से जो रिसेंट बैच होगा, जब उसका कंप्लीशन होगा तब उन पर लागू होगा। इसीलिए अगर हम ध्यान दें तो रजिस्ट्रेशन किन के लिए है भैया? 21-22 का जो बैच है, और उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स होंगे, जितने भी बैचेस निकलेंगे, उन्हें स्टेट या नेशनल रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस एग्जाम को पास करना मस्ट होगा। मस्ट है, मस्ट। नहीं दिया, देखेंगे तुमने दिया क्या, तुम दे दो, हम तो नहीं दे रहे, ऐसा नहीं चलेगा। ये एग्जाम मस्ट है, देना ही होगा। क्या सभी दे सकते हैं? तो कंसेप्ट समझिए जरा। पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर होगा, उसके बाद आप कहाँ एंट्री करते हैं? इंटर्नशिप में एंट्री करते हैं। तो कंसेप्ट ये है, आपका इंटर्नशिप चल रहा होगा, और इंटर्नशिप के अगर 270 दिन भी आपके पूरे हो चुके हैं, 9 महीने भी अगर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहां पर आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे आसानी से। ठीक है, हालांकि रजिस्ट्रेशन कब होगा? इंटर्नशिप पूरे होने के बाद ही होगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको मार्क्स की कॉपी मिल जाएगी, जिससे आप दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन बड़ी ही आसानी से करवा सकेंगे। वरना रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट है पासिंग मार्क्स? तो देखिए, जितने भी अंकों का होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। ठीक है, 100
120 या 150, मोस्ट प्रोबेबली 120 या 150 क्वेश्चंस पूछने का चल रहा है। तो याद रखना है आपको उसकी टोटलिंग, चाहे वो 4 मार्क्स, ज्यादातर 4 नंबर का एक, मतलब जैसे AIPT होता है ना, एक क्वेश्चन 4 अंकों का होता है, वैसे 4 अंकों का अगर एक क्वेश्चन कंसिडर किया, 120 क्वेश्चन पूछे तो वही 480 होना है। उस 480 में से 240 मार्क्स लाना मस्ट है, क्योंकि 50% लाना अनिवार्य है। आपको सुनकर बड़ा आसान लग रहा होगा कि 50% ही तो है, आप मानेंगे नहीं। वो जो 480 है उसमें से 240 AIPGT में लाना भी बड़ा मुश्किल है, और पैटर्न लगभग लगभग वैसे ही जाएगा इसका, जहां तक मुझे लग रहा है। नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, 1/4 नेगेटिव के साथ, तो ये मार्क्स लाना आसान बात नहीं होगी। और एग्जाम का पैटर्न मैं अभी आपको बताऊंगा, वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम बेस्ड होने वाला है, ध्यान रखना है। रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। वो आपसे ये नहीं पूछने वाले हैं कि फलाना फलाना सिम्टम कहाँ मिलेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि जॉन्डिस मिल रहा है, बताइए लिवर का प्रॉब्लम है, स्प्लीन का प्रॉब्लम है, लंग का प्रॉब्लम है, या हार्ट का प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बुद्धू क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड आएंगे, सिनेरियो बेस्ड आएंगे। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसने एक्चुअल में अच्छी मेहनत की होगी वही इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड होगा, क्लिनिकल और सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होने वाला है, याद रखेंगे। आपकी योग्यताओं को जांचा जाएगा, एक्चुअल में ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है। तो ये मान के चलो, आप फर्स्ट टू फाइनल ईयर तक पूरा डेडिकेशन से जिसने पढ़ा होगा वो एक्चुअल में इसको क्लियर कर सकता है, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, अगर हम और मोटा मोटा बात करें तो क्या होगा पैटर्न और सिलेबस, तो देखिए सीधा सा कंसेप्ट ये है कि ओवरऑल BHMS के जितने भी थे सब्जेक्ट उन्हीं को इंक्लूड किया जाने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में लिखा है कि BHMS के नेशनल एग्जिट एग्जाम, जिसे हम नेक्स्ट एग्जाम कहते हैं, एग्जिट एग्जाम कहते हैं, तो नेशनल एग्जिट एग्जाम के लिए मुख्य उद्देश्य किताबी ज्ञान की जगह क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को पहचानना है। आप कितने योग्य हैं, आप सिचुएशन, क्यों रजिस्ट्रेशन हम क्यों करते हैं, ताकि आप एक डॉक्टर बन गए हैं, रजिस्ट्रेशन करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतने योग्य हैं भी कि नहीं कि रजिस्ट्रेशन करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो वो 5.5 साल आपके इंटर्नशिप के साथ वाले बर्बाद है। ठीक है, तो व्यवहारिक समझ को परखना है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH के दिशा निर्देशन करें। यह परीक्षा पारंपरिक थ्योरी परीक्षाओं जैसी नहीं होगी, याद रखना है। जैसा मैंने कहा, ये कहाँ मिलता है ये नहीं पूछेंगे, ये सिचुएशन मिल रही है, इसको कैसे डील करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, हर चीज को घुमा फिराकर बहुत अच्छे से पूछने वाले हैं। इसका पैटर्न प्रॉब्लम बेस्ड होने वाला है, याद रखना। क्लिनिकल केस सिनेरियो जैसा मैंने कहा, और सभी विषय जो भी होते हैं वो बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पे। तो जैसे होम्योपैथिक BHMS ग्रेजुएट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली हम बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा जैसे मेन कोर सब्जेक्ट है होम्योपैथी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे भाई मान के चलिए HMM, होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका की अगर हम बात करें, तो ये मुश्किल ही है कि वो आपसे पूछ ले कि अच्छा ये बताइए कि राइट साइडेड सियाटिका पेन हो रहा है, लैकेसिस देंगे या नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली लैकेसिस देंगे, भले ही लेफ्ट साइडेड है बट वो राइट साइड का सियाटिका ठीक करती है, सब जानते हैं। बट वो आपसे ऐसा पूछ ले, मुश्किल है। वो सिनेरियो बेस्ड देंगे, इतना एज है, ये पर्सन है, ये आपके पास फलाना फलाना सिम्टम लेकर आ रहा है, उसके साथ ये एग्रावेशन वाली कंडीशन है, ये एम्ब्यूलेशन वाली कंडीशन है, बताइए कौन सी मेडिसिन जाएगी। उस पूरे क्वेश्चन को प्रॉब्लम बेस्ड सिनेरियो बेस्ड में उन्होंने बदल दिया, उसको समझना पड़ेगा पहले। तो याद रखना है यहाँ पर क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके गाइडिंग सिम्टम्स और कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका पर आधारित केस स्टडीज दी जा सकती है ना। कंडीशन को समझने के लिए केस स्टडीज दी जा सकती है। ठीक वैसे ही अगर हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, तो आपसे ये नहीं पूछने वाले हैं कि फलाना सेंटेंस कैंट फिलॉसफी में है, या फिर स्टुअर्ट क्लॉज की फिलॉसफी में है, या हर्बर्ट रॉबर्ट की फिलॉसफी में है। वो आपसे उस फिलॉसफी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बेसिक जो हमारे साइंसेस है, मतलब कुल मिलाकर जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो उस पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना है मूलभूत सिद्धांत, केस टेकिंग की कला, हालांकि रिपर्टरी में हम बात करते हैं बट ऑर्गन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, क्रॉनिक डिसीज का मैनेजमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर पूछने वाले हैं ये। तो देखिए रिपर्टरी के बारे में क्या लिखा है। तो जैसे कैंट या दूसरी जितनी भी रिपर्टरीज हैं एक्चुअल में, जैसे बोनिंग हसन हो या बोगर हो या फिर मर्फी की रिपर्टरी हो, जितनी भी रिपर्टरीज हैं या मॉडर्न रिपर्टरीज हो, चाहे कंप्यूटर रिपर्टरीज हो, उन सबका एप्लीकेशन पॉइंट पूछने वाले हैं। ठीक है, कि भाई क्लिनिकल केसेस में कैसे यूज होगा, ये नहीं पूछेंगे, मुश्किल ही है।
ये आपसे पूछ लिया बीटीपीबी ओरिजिनल में कितनी रेमेडीज हैं टोटल, ये 126 थी क्या या 342 थी क्या, ऐसा मुश्किल ही पूछने वाले हैं वो। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका व्यवहारिक उपयोग पूछेंगे। रुब्रिक हंटिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं, समझे कि नहीं आप, कि पेन हो रहा राइट साइड ऑफ द चेस्ट में, बताइए कि भाई कैंट रिपर्टरी में कौन सा चैप्टर ढूंढने वाले हैं हम, किस तरीके से ढूंढने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं क्लिनिकल अप्रोच पे जाने वाले हैं। ठीक वैसे ही होम्योपैथिक फार्मेसी में तो भाई सोर्सेस, पोटेंटाइजेशन के नियम, डिस्पेंसिंग देने के नियम, नियम क्यों कह रहा हूं मैं ज्यादातर, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपका अप्रोच क्या होगा, इस चीज पर वो लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक वैसे ही देखिए, जैसे अगर हम एलाइड सब्जेक्ट्स की बात करें, तो एलाइड सब्जेक्ट्स में भी देखो कई चीजें, जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई जॉन्डिस मिल रहा है, लिवर का प्रॉब्लम है क्या, हेपेटाइटिस है या दूसरा, तो ऐसा नहीं है, वो आपसे कंडीशन बेस्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप डायग्नोज भी कर पा रहे हो कि नहीं, तो केस आधारित, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड केसेस की कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पीएम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो इसमें साइकियाट्री और पीडियाट्रिक ये सब ऑब्वियसली इंक्लूडेड होने वाला है। तो बीमारियों का, डिसीजेस का डायग्नोसिस कैसे करोगे, आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होने वाला है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन अप्रोच आपकी होनी चाहिए, और बेसिकली होम्योपैथिक थेरापेटिक कैसे होगा, साइकियाट्री से रिलेटेड क्लिनिकल केसेस भी पूछने वाले हैं, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और मूड स्विंग में क्या फर्क होता है ये भी पूछ सकते हैं, जो ज्यादातर लोग नहीं ध्यान देते। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नहीं पूछेंगे कि बताइए सर्जरी करना है कैसे करोगे, बट आपको डायग्नोसिस भी तो आना चाहिए ना कि ये सर्जिकल केसेस है या नॉन सर्जिकल है। तो इसीलिए इमरजेंसीज की पहचान, एक्यूट एब्डोमेन की सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैसे मैनेजमेंट लोगे, डिसीजन क्या करना है, रेफर करना नहीं करना है, ये है सिनेरियो बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हैं वो आपको। ठीक है, ठीक इसी तरह से ऑब्स गायनी में कि भाई पार्चुरेशन डिलीवरी से पहले क्या करेंगे, या एंटीनेटल केयर कैसे होने वाली है, और जितनी भी बीमारियां चाहे फाइब्रॉइड और पीसीओडी हो, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, है ना, वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि बताइए बीड लाइक अपीयरेंस मिल रहा है यूएसजी में, क्या है, पीसीओडी का केस है, हो सकता है ऐसा ना पूछे, वो आपसे कंडीशन दे दे कि भैया 16 ईयर की एक गर्ल है, वो फलाना फलाना सिम्टम लेकर आ रही है ना, एबनॉर्मल फेशियल ग्रोथ लेकर आ रही है, यूएसजी में ये फाइंडिंग मिल रही है, बताइए आप क्या देखेंगे, क्या डायग्नोसिस हो सकता है, प्लस क्या अप्रोच दिखा सकते हो आप मेडिकेशन में। तो कहीं ना कहीं उस पूरे क्वेश्चन को घुमा दिया है उन्होंने। ये तब आप सॉल्व कर पाओगे जब आपने एक्चुअल में अच्छे से तैयारी की हो। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देखिए जो कम्युनिटी मेडिसिन होने वाला है ना, पीएसएम एसपीएम जो आप कहना चाहे या सीएम कहना चाहे, तो जितने भी कार्यक्रम होते हैं नेशनल लेवल के, उन सब पर फोकस किया जाएगा, चाहे संक्रामक हो या गैर संक्रामक हो। ठीक है, मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो, उन पे कैसे फोकस करेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य का ओवरऑल प्रबंधन कैसा होना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, इन सब पर बातें होनी। ठीक है, ठीक इसी तरह से एफएमटी जो है वहां पर भी इसकी कोई ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया मीज लाइन मिल रहा है, बताइए आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलेगा या नहीं, वो यहाँ पर भी सिचुएशन डालेंगे, वहां पर भी कंडीशन मेंशन करेंगे कि ये सिचुएशन आ रहा है, ये प्रेजेंटेशन आ रहा है आपके ओपीडी में, क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो सामान्य मेडिको लीगल केसेस को पहचानना, डॉक्टर्स के कानूनी अधिकार, है ना, मेडिको लीगल केसेस में खासकर आयुष डायरेक्टर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उस पर ज्यादा अप्रोचेबल लगाई जा सकती है कि भैया ऐसा केस आ गया मेडिको लीगल केस, आप क्या करने वाले हो, है ना, और पॉइजनिंग से रिलेटेड प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देंगे, कब आपको रेफर करना है। तो कुल मिलाकर देखिए हर सब्जेक्ट में वो फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, आपकी अप्रोच पर कर रहे हैं, आपकी अप्रोच पर ही होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी सब्जेक्ट हैं, तो वो ये नहीं पूछने वाले हैं आपसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी को अगर हम एग्जाम्पल में ले ले, तो वो आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि बताइए 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व्स की, या 21 होती है या 11 होती है, ये तो डायरेक्ट हो गया कि भाई 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, सब जानते हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया जो एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग है वो क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है या स्पाइनल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, और अगर क्रेनियल नर्व के द्वारा होता है तो कौन सा क्रेनियल नर्व है ना भाई, 7th क्रेनियल नर्व है, तो उसका कॉर्डा टिम्पनी ब्रांच है या दूसरा ब्रांच है। कुल मिलाकर कंडीशन बेस्ड, या इसी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, एक व्यक्ति आया है, वो कह रहा है कि उसे टेस्ट बर्ड्स उसके काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी खा रहा था, उसे टेस्ट का सेंसेशन नहीं आ रहा है,
बताइए कौन सा नर्व इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चाहे एनाटॉमी हो या फिजियोलॉजी, उसको उस तरीके से अप्रोचेबल बनाने वाले हैं ये लोग। कहीं ना कहीं अप्लाइड एस्पेक्ट पर आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल बेस्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, कुल मिलाकर जितनी भी आपने बात करी उससे आपको क्या समझ में आया? कंसेप्ट ये समझ में आया, उनको आपको थ्योरी नहीं चाहिए, उनको आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो मेन दृष्टिकोण जो है वो मेमोरी बोझ रटने वाला ना होकर व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो ज्ञान को मरीज पर लागू करने वाला होना चाहिए। इसीलिए जो भी क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन उसी तरीके से बनाए जाएंगे कि आपका अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है, डिग्री पूरी करने के बाद आप ओपीडी संभालने के लिए योग्य है या नहीं, पता पड़ा आप एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये वही बात हो गई जैसे फॉरेन ग्रेजुएट्स होते थे एमबीबीएस, उन्हें इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम क्लियर करना होता था, 3-3 4-4 साल लग जाते थे, क्लियर नहीं होता था एग्जाम, तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते थे, छुप छुप के प्रैक्टिस करते थे। वैसी हालत होने वाली है आज डॉक्टर्स की अगर क्लियर नहीं कर पाए तो। ठीक है, इसलिए एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है। अब देखें क्या हम इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे ख्याल से इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और आई थिंक AIA-PGET के जो आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उससे ज्यादा मेहनत आपको इसके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लिनिकल अप्रोच है, वो थ्योरेटिकल प्लस क्लिनिकल, ये क्लिनिकल है, तो यहां पर आपको ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप अच्छे से दोनों को पढ़ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली इंटर्नशिप के दौरान आपका ये भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पीजी भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए जरा एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको फिर से बता दूं, देखो वही सिचुएशन है, वही सेम चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, वही सारी बातें हैं। देखो जरा, तो यहां पर क्या लिखा है, एक सेकेंड, स्किप तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है, स्किप नहीं है। तो देखिए जरा क्या लिखा है, वही क्लिनिकल केस सिनेरियो। तो देखिए जरा प्रॉब्लम बेस्ड होने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री, सिम्टम्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट, इन सब के बेसिस पे पूछेंगे कि भाई डायग्नोसिस सही है कि नहीं, होम्योपैथिक सिमिलिमम क्या होगा, और अगर मेडिकेशन है तो पोटेंसी कैसे डिसाइड करेंगे हम, डोज कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो पोटेंसी और डोज पर फोकस करने वाले हैं वो। तो देखिए जैसा मैंने कहा आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, चाहे एक्यूट एब्डोमेन हो या अपेंडिसाइटिस, तो आपको डिसाइड करना होगा क्या करना है। देखिए आपातकालीन स्थिति से एक्यूट एब्डोमेन, अपेंडिसाइटिस, सीवियर डिहाइड्रेशन, जितनी भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ये सब इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इनको कैसे आप संभाल सकते हो, ओपीडी में इलाज संभव हो सकता है कि नहीं, या दूसरे हार्ट सेंटर में रेफर करना पड़ेगा, कुल मिलाकर कैसे पता करोगे आप। भाई सीधी सी बात है, अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है तो आप प्राइमरी केस में उसको पेन के लिए अब आपका बेलाडोना या आयरिस्टेनेक्स दे दो, लेकिन ये मत बोलो कि हम 100% क्योर कर देंगे, नहीं, वो इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको रेफर करना ही चाहिए। तो आपसे वो ये भी पूछेंगे रेफर करना है नहीं करना है, और अगर करोगे तो क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, रेफरल क्या होता है, ये सब इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं अब आपको, पहले यूपीएससी में कई बार आ जाते थे इमेज बेस्ड। ठीक है, यूपीएससी में पूछ लिया जाता है एचएमओ, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम्स में। ठीक है, स्टेट पीएससी में कई बार इमेज दे दिया जाता था, पूछ लिया जाता था क्या हो, जैसे स्कोलियोसिस का क्वेश्चन दिया था एक बार यूपीएससी के एग्जाम में, पूछा था ये स्कोलियोसिस है कि लॉर्डोसिस है क्या है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्किन लीजन दे दिए, एक्सरे फाइंडिंग दे दी, पैथोलॉजिकल स्लाइड दे दी आपको। ठीक है, या मूवमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स के दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं वो आपके ज्ञान को परखने के लिए कि आपको पता भी है कि नहीं। ठीक है, क्या पैटर्न होने वाला है चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए अभी तक जो डाटा हमारे सामने है, जो गाइडलाइंस हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पे ये सीबीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, याद रखना है, ऑनलाइन एग्जाम होगा ये, होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर, हालांकि ओवरऑल आयुष ग्रेजुएट्स पे ये लागू होने वाला है। क्या लैंग्वेज होगा, तो मेनली इंग्लिश फॉर होम्योपैथ। ठीक है, जो बीएचएमएस स्टूडेंट्स होंगे उनका पेपर मेनली इंग्लिश में ही होने वाला है ना, आयुर्वेदा के लिए जरूर हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं वो, बट इंग्लिश होने वाला है। ड्यूरेशन अभी जो है वो 180 मिनट, मतलब टोटल 3 घंटे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन डिपेंड करता है 120 से 150 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 120 क्वेश्चन पूछेंगे और 3 घंटे का समय होगा। AIA-PGT में 2 घंटे का समय कर दिया है,
120 क्वेश्चन के लिए लगभग लगभग, ठीक है। यहाँ पर 3 घंटे होंगे, तो बोले अरे यहाँ तो ज्यादा समय है। मैंने क्या कहा, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, इनको पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में समय लगेगा, इसलिए 3 घंटे देने वाले हैं। और 150 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन पूछते हैं, 150 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए मार्किंग क्या होगा, बोले हो सकता है जैसे पीजी के बाद एनटेट एग्जाम होने लगा था, एनटीईटी, वहां तो नेगेटिव थी नहीं, निकल जाता है थोड़ा भी अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जा सकता है, या फिर 4 मार्क्स दिए जा सकते हैं, बात वही बनती है। या तो 1 मार्क दे देंगे 150 में से 150, 150 क्वेश्चन का एक है तो 150, या 120 है तो 120 का 120, 4 भी दे सकते हैं, तो 120 का 120 की बजाय 480 हो जाएगा आपका। नेगेटिव मार्किंग है क्या, जी हाँ, एनसीएच के नियमों के अनुसार जो अभी मेंशन है उनमें हो सकता है 1/4 नेगेटिव रखी जाए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो। और मान के चलिए आप नेगेटिव मार्किंग के साथ 50% आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यूपीएससी के एग्जाम लोगों से क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, ये वैसा ही है लगभग। यूपीएससी मतलब मेडिकल ऑफिसर यूपीएससी, ठीक है। तो सिनेरियो बेस्ड क्लिनिकल अप्रोच लगाकर कंडीशन को समझकर ट्रीट करना, इसमें थ्योरी प्लस क्लिनिकल दोनों तरह का नॉलेज चाहिए। और आप जस्ट यकीन मानिए बहुत बड़ी बात होने वाली है, इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। पासिंग मार्क्स जैसा मैंने कहा 50% लाना मस्ट है, ठीक है। 50% नहीं लाओगे तो भैया कोई मतलब नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। हालांकि अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, इस परीक्षा को पास करने के लिए प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पहली बार में 50 नहीं ला पाता है तो अगली बार होने वाली परीक्षा में फिर से बैठ सकते हैं, है ना। जैसे एनटेट एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए कहा है कि आप देते रहो, हालांकि उसमें लिमिटेशन है, जहां तक मुझे पता है इसमें लिमिटेशन नहीं है एटलीस्ट, लेकिन वही बात है 2 साल क्लियर नहीं हुआ तो 2 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। और 1 महीना भी बहुत बड़ी बात है, 2 साल बैठना बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत बड़ी बात हो जाती है। जितने भी एग्जाम उस पीरियड में आएंगे आप उनके लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। तो कुल मिलाकर 2027 में पहला आधिकारिक आयुष नेशनल एग्जिट एग्जाम होने वाला है, तो वही छात्र शामिल हो पाएंगे, ध्यान रखना है, जो 21-22 के हो या उसके बाद के, ठीक है। तो ये जानकारी आप ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, खासकर आयुष ग्रेजुएट्स के लिए, है ना, उसमें भी बीएचएमएस स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए हम एक बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिस पर फोकस पूरा क्लिनिकल अप्रोच पर भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थ्योरी के साथ साथ क्लिनिकल अप्रोच जरूरी है, कंडीशन को समझना जरूरी है, और डीप नॉलेज है ये इस चीज के लिए। तो बैच शुरू होगा हमारा, ठीक है। उस बैच में आप अगर लेना चाहे बैच के कोर्स को तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे, ये मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 7000534450। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, बैच की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर बाय चांस फोन नहीं उठा पाते हैं तो इसी पर आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको उस व्हाट्सएप मैसेज पर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में प्रिपेयर होना है और पहली बार में एग्जाम निकालना है तो आप जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरा मानना है कि पीजी एंट्रेंस और ये दोनों एक साथ निकलना चाहिए आपका। तो ये पीजीटी भी क्लियर हो जाए और ये भी क्लियर हो जाए, तो इतना प्रिपेयर होना है। और अभी तक का हमारा हिस्ट्री रहा है, जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ से प्रिपेयर होकर गया है उसके मार्ग में अड़चन आती है तो उसको आसानी से निकाल लेता है, क्योंकि इतना नॉलेज उसे हो चुका होता है। तो अगर आपको करना है आप कांटेक्ट करिए, और बाकी आप सभी को गुड लक।